हेलो बच्चों, दिस साइड खुशबू पारेख। लास्ट वीडियो में बेटा हमने हाउ फोर्स ऑफ मोशन जो चैप्टर है उसका फोर्स उसके टाइप्स देख लिए थे। आज हम लॉज ऑफ मोशन देखेंगे और उससे पहले हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो फ्रिक्शन आपने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा फोर्स ऑब्जेक्ट्स पे नेचुरली लगता है जो उसके मोशन को रोकता है। जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं, अगर हम डेली लाइफ में कोई भी बॉल आप थ्रो करते हो ग्राउंड पे, है ना, अगर आप उस बॉल को रोक नहीं रहे, थोड़ी देर के बाद वो बॉल अपने आप रुक जाती है। आप कोई सामने से कोई खड़ा होकर उसको रोक नहीं रहा, फिर भी वो नेचुरली अपने आप रुक जाती है। वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, मान लो बॉल जा रही है इस डायरेक्शन में जहां पे मैंने एरो लगाया है, तो इस बॉल की सरफेस के ऊपर नीचे की साइड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हर मूविंग ऑब्जेक्ट पे लगता है, रुके हुए ऑब्जेक्ट पे भी लगता है ना। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे उसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन। इट एक्ट्स बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। दो सरफेसेस का कांटेक्ट में होना जरूरी के लिए इसकी डायरेक्शन क्या होती है? हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन, प्रेजेंट एवरीवेयर इन डेली लाइफ, हर जगह प्रेजेंट है। Why objects don't move easily? When you push an object, it may not move immediately. मतलब अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हो अपनी साइड से, उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो, तो इट मे नॉट मूव इमीजिएटली। वो मतलब अचानक से एकदम से मूव नहीं करेगा, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो रीज़न क्या है? फ्रिक्शन अपोजेस अप्लाइड फोर्स। जो भी आपने फोर्स लगाया है उसका अपोज कर रहा है फ्रिक्शन, इस वजह से। तो सिंपल सी बात है, एक ऐसा फोर्स जो कि मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगे या मोशन को रोके, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। अब देखो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है कि नॉर्मल एक बॉक्स रखा है, उस पर नॉर्मली कौन कौन से फोर्स लगे हैं। सिर्फ बॉक्स नहीं, कोई भी हमारे घर में चीज़ रखी है, मान लो टेबल है, चेयर है, अगर वो टेबल है रखी हुई है, उस पर आप एक्सटर्नली और कोई फोर्स नहीं लगा रहे, तो उसमें 4 फोर्सेस तो एक्ट करते ही हैं। तो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो ऑब्जेक्ट को नीचे की साइड अट्रैक्ट करता है। एक मैंने फ्रिक्शनल फोर्स बताया जो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। जैसे यहाँ पर एक ये जो बॉक्स रखा है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अगर हम नॉर्मल आप स्क्रीन देख रहे हो तो हम इस डायरेक्शन को राइट डायरेक्शन बोलेंगे। तो राइट डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा? लेफ्ट डायरेक्शन में। नेक्स्ट हमारे पास है, तो ये 4 फोर्सेस हमारे पास क्या क्या लग रहे हैं? एक तो अप्लाइड फोर्स जो ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा है, दूसरा एक मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और नॉर्मल फोर्स जो जिसके ऊपर मोशन डिपेंड कर रहा है, मतलब अपवर्ड फोर्स। तो इन सब फोर्सेस के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट। अब देखो बच्चों, हमारी बुक में 6.1 एक एक्टिविटी दी हुई है। इसने कहा, इस एक्टिविटी में कहा गया 3 पॉइंट बना लीजिए यहाँ पर, ए बी एंड सी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और बीच में कॉइन रख लिए सी पॉइंट। एक के ऊपर एक कॉइन रख लिया, उनको टेप से सिक्योर कर लिया, फिर रबड़ बैंड को छोड़ दिया गया। तो देखा गया कि ये जो कॉइन्स है वो आगे की साइड मूव करेंगे, इस डायरेक्शन में आगे मूव करेंगे, और थोड़ी देर के बाद ये कॉइन अपने आप ही रुक जाएंगे। तो फिर वही से जैसे बॉल रुक रही है अपने आप, सिमिलरली कॉइन भी अपने आप रुक रहे हैं। और वो क्यों रुक रहे हैं? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है अपोजिट टू द मोशन, तो इस वजह से यहाँ पर ये कॉइन्स रुक जाते हैं। फिर इन्होंने देखा कि फ्रिक्शन जो है वो अलग अलग सरफेसेस के ऊपर अलग अलग तरह के इफेक्ट लाता है। जैसे 3 तरह के सरफेसेस पे ये सेम एक्टिविटी की गई। एक बार वुडन सरफेस लिया गया, एक बार लैमिनेटेड। लैमिनेटेड मतलब उसके ऊपर कुछ भी लैमिनेशन कर दिया, जैसे हम पेपर की लैमिनेशन करवाते हैं ना, तो वो स्मूथ हो जाता है सरफेस। फिर क्या किया गया? टाइल के ऊपर सेम काम कहाँ पे किया गया? टाइल के ऊपर सेम काम किया गया बेटा, है ना। सेम काम कहाँ पे किया गया? टाइल पे। तो 3 सरफेस लिए, वुड सरफेस और टाइल। तो टाइल सबसे स्मूथ हो गया, वुड सबसे रफ हो गया, और लैमिनेटेड थोड़ा वुड से सही है। तो वुड एक रफ सरफेस है। देखा गया कि वुड के ऊपर जब ये काम किया गया तो जो कॉइन्स हैं वो जल्दी रुक रहे हैं एज़ कम्पेयर टू टाइल एंड लैमिनेटेड सरफेस। सबसे ज़्यादा जो कॉइन्स हैं वो आगे की डायरेक्शन में स्लाइड कर रहे हैं टाइल पे, और सबसे कम स्लाइड कर रहे हैं, सबसे जल्दी रुक रहे हैं, कम टाइम ले रहे हैं रुकने में वुड के अंदर। तो वुड एक रफ सरफेस है और टाइल एक स्मूथ सरफेस है। तो इससे ये रिजल्ट निकल के आता है कि अगर सरफेस रफ हो तो फ्रिक्शन ज़्यादा रहता है, तो मोर फ्रिक्शन रहता है किसके ऊपर? रफ सरफेस के ऊपर, और ऑब्जेक्ट जो है वो लेस डिस्टेंस कवर करेंगे ना। अगर हम कॉइन को छोड़ेंगे तो वुड के ऊपर जल्दी रुक जाएंगे कॉइन्स एज़ कम्पेयर टू टाइल। तो स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्रिक्शन कम रहता है और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी आ सकते हैं कि भाई एक ऐसा सरफेस जिस पे साबुन का पानी गिरा हुआ, उस पर हम फिसल जाते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम हो जाता है। ठीक है,
कहीं पे भी, और कहीं पे भी आपको चलने में परेशानी आ रही है, जैसे मान लो किसी ऐसा रोड जो कि रफ सरफेस इसमें गड्ढे हैं तो वहाँ चलने में परेशानी आ रही है, तो रीज़न कि वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा है। क्लियर है? तो अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन विल बी लेस, और अगर सरफेस क्या है, रफ़ है, तो फ्रिक्शन हमारा ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एक्टिविटी इसी को समझाने के लिए दी गई है। क्या करा है इन्होंने, एक वुडन मतलब ब्लॉक ले लिया और उससे स्प्रिंग बैलेंस को अटैच कर दिया। स्प्रिंग बैलेंस में फोर्स की मेजरमेंट आती है, जो उस पर रीडिंग आती है वो फोर्स की रीडिंग आती है कि भाई कितना फोर्स लग रहा है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स को दिखाएगा, कौन सा, ये स्प्रिंग बैलेंस। अब इस वुडन ब्लॉक को भी 3 सरफेसेस पे सेम रख दिया गया। एक बार वुड के सरफेस पे रखा गया, एक बार लैमिनेटेड सरफेस पे रखा गया, और तीसरा किसके ऊपर रखा गया, जो हमारा लास्ट एक्टिविटी के अंदर था, विच इज़ टाइल। तो टाइल सबसे स्मूथ है, तो जो सरफेस सबसे स्मूथ रहेगा उसमें फ्रिक्शनल फोर्स सबसे कम, तो रीडिंग भी सबसे कम आएगी। तो स्मॉलर रीडिंग आएगी किसके अंदर, टाइल के केस में। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन लेस लग रहा है। और लार्जर रीडिंग आएगी किसके अंदर, वुड के सरफेस में, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन कम लग रहा है। तो डिफरेंट अगर सरफेसेस रहते हैं तो उनमें फ्रिक्शन भी डिफरेंट लगता है। जितना इरेगुलर सरफेस है, जितना रफ सरफेस है, उस पर फ्रिक्शन उतना ही ज़्यादा, और जितना प्लेन और जितना स्मूथ सरफेस है उस पर फ्रिक्शन उतना ही कम लगता है। नेक्स्ट हमारे पास एक और टॉपिक है। यहाँ से हम फर्स्ट लॉ ऑफ जो मोशन है उसकी तरफ बढ़ेंगे। अब गैलीलियो गैली नाम के साइंटिस्ट और दूसरे हैं हमारे पास कौन, जिन्होंने हमारे पास लॉज ऑफ मोशन दिए, विच इज़ आइजैक न्यूटन। तो गैलीलियो गैली ने कहा कि इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अ मूविंग ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव फॉर एवर। इन्होंने कहा कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बाहर से हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट मूव ही करता रहेगा। ये गैलीलियो गैली ने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी। उसके बाद आइजैक न्यूटन आए, उन्होंने 87 के अंदर अपने लॉज ऑफ मोशन दिए, और उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया को इंट्रोड्यूस किया। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इनर्शिया। क्या कहता है इनर्शिया, कि हमारी जो बॉडी है, सिर्फ हमारी ही बॉडी नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो हमारे अराउंड, सबकी एक टेंडेंसी होती है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल मान लो आप सोफ़े पे बैठे हो, आराम से लेट गए, है ना, लेटे हो, सोफ़े पे बैठे हो, बेड पे लेटे हो, कहीं भी, कुछ भी आपकी एक रेस्ट की कंडीशन है। आपसे कोई कुछ काम कह दे कि यार ये कर दे, तो हम फटाफट से तो नहीं करेंगे एनर्जेटिकली, हम कहें यार 5 मिनट रुक जाओ, आई एम गोइंग, है ना, हम इस तरह से बोल देते हैं यार 5 मिनट 2 मिनट रुक जाओ। तो क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी आराम कर रही है, वो रेस्ट की पोजीशन में है, बॉडी डज नॉट वांट टू चेंज इट्स पोजीशन। ऐसे ही और मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए भाग रहे हो आप, है ना, यू आर रनिंग, और एकदम से आपको रुकना है, तो रुकने में परेशानी होती है ना, थोड़ा आप पहले स्पीड स्लो करते हो फिर आप रुकते हो, तो वहाँ पर भी कौन है, इनर्शिया काम कर रहा है, बिकॉज योर बॉडी इज़ रनिंग, आप भाग रहे हो वहाँ पे, तो आपकी बॉडी जो है वो नहीं आना चाहती रेस्ट के ऊपर, तो आपकी बॉडी जो है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, इस वजह से वहाँ पर क्या लगता है, इनर्शिया। तो इनर्शिया है क्या, व्हाट इज़ इनर्शिया, इसकी डेफिनेशन क्या, इट इज़ अ टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज। हमारी टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज रेजिस्ट चेंज को रोकता है। रेस्ट में है तो वांट्स टू स्टेज एट रेस्ट, मोशन में है तो वांट्स टू कंटिन्यू एट मोशन, और अगर किसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हम उसी डायरेक्शन में भी मूव करना चाहते हैं। इससे इंपॉर्टेंट मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आ जाते हैं एग्जाम पे, हम 1 बाय 1 उन क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई हुई है, यहाँ पर एक पैसेंजर बैठा है, जब हम बैठे आराम से, ये हमने यूजुअली मतलब देखा होगा कि जब बस स्टार्ट होती है और आप बैठे हो तो आपकी बॉडी पीछे की साइड मूव करने लगती है। रीजन देखो क्या है एक्सप्लेनेशन का, कि आप मान लो बस चलना स्टार्ट हो गई है, तो आपके जो पैर हैं वो फ्लोर के टच में है, पर ऊपर का बॉडी पार्ट फ्लोर के टच में नहीं है, और टायर भी फ्लोर के साथ ही टच में रहते हैं बस के। तो आपकी बॉडी का जो नीचे वाला पार्ट है वो तो क्या है, मोशन में आ जाता है, लेकिन जो ऊपर वाला पार्ट है ड्यू टू इनर्शिया वो मोशन में नहीं आना चाहता, तो इसलिए वो बैकवर्ड फॉल करता है। सिमिलरली अगर आप आराम से बैठे हो, मोशन में आ गए, गाड़ी चल रही है, आप भी उसके साथ मोशन में हैं, और अगर अचानक से बस रुक जाती है तो हमारी बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो मोशन में नहीं, मतलब रुकना नहीं चाहता, रेस्ट पे नहीं आना चाहता, इसीलिए बॉडी आगे मूव करती है। और क्यों नहीं आना चाहता, बिकॉज ऑफ द इनर्शिया। सिमिलरली नेक्स्ट एक और एक्टिविटी है कि अगर जो कारपेट होता है ना, मोस्टली दिवाली के दिनों में या कभी भी हम सफाई करते हैं, तो कारपेट को आप घर में जब बीट करें तो उसमें से ऐसे इतने सारे मिट्टी के पार्टिकल्स आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं। वो भी क्या है, रीजन, क्योंकि कारपेट के अंदर जो पार्टिकल है वो कैसे हैं, रेस्ट के ऊपर हैं, और आप जब उसको बीट करते हो तो वो मोशन में नहीं आना चाहते, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया वो वहीं रहते हैं पार्टिकल।
तो वो आपको निकलते हुए दिखाई देते हैं, जबकि जो कारपेट है वो मूव करने लगता है। तो ये दोनों में रीज़न क्या है हमारे पास, इनर्शिया। तो एक बार देख लो क्वेश्चन 1, वाई डू पैसेंजर फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ मूविंग बस स्टॉप सडनली। तो आंसर क्या है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ऐसे होता है। द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी स्टॉप्स विद द बस के साथ रुक जाता है, बट द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कीप्स मूविंग फॉरवर्ड, वो मूव करता रहना चाहता है, इसलिए बॉडी आगे की साइड गिरती है। सिमिलरली वो जो एक और मैंने आपको पिक्चर में दिखाया कि अगर आप बैठे हो रेस्ट पे हो और बस चलने लगती है तो आपकी बॉडी पीछे क्यों जाती है, क्योंकि बॉडी का लोअर पार्ट तो मोशन में आ जाता है, बट अपर पार्ट डज नॉट वांट टू कम इनटू द मोशन, सो इट मूव्स बैकवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज डस्ट पार्टिकल कम आउट व्हेन वी बीट अ कारपेट। कारपेट को बीट करते हैं तो डस्ट पार्टिकल क्यों बाहर की साइड निकलते हैं, तो ये भी इनर्शिया की वजह से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ड्यू डस्ट पार्टिकल वॉन्ट टू रिमेन एट रेस्ट व्हेन द कारपेट इज़ बीटन। तो डस्ट के पार्टिकल तो जब कारपेट को बीट किया जाता है तो डस्ट के पार्टिकल तो कैसे रेस्ट पे रहना चाहते हैं। द कारपेट मूव सडनली, पर कारपेट मूव कर जाता है और डस्ट पार्टिकल वैसे पीछे के पीछे वहीं रह जाते हैं। तो इस वजह से मान लो ये हमारे पास एक कारपेट है, ठीक है, अब हमने इसके ऊपर स्टिक किया तो ये कारपेट ऐसे वेव करने लग गया। अब इस एरिया में जो डस्ट पार्टिकल थे तो वो तो वहीं रह गए, वो मूव नहीं किए, तो इसीलिए डस्ट पार्टिकल जो है आपको दिख जाते हैं बाहर निकलते हुए और कारपेट मूव कर जाता है। क्लियर है यहाँ पर, दोनों में रीज़न क्या है, इनर्शिया। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन ने दिया, और इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट इन मोशन कंटिन्यू इन मोशन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय नेट फोर्स। कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, जो हमने इनर्शिया में पढ़ा कि ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी अपनी जो कहें मोशन की कंडीशन, उसको रेजिस्ट, अपनी जो कंडीशन है उसी में रहना चाहती है, मतलब चेंज को रेजिस्ट करती है, वो चेंज नहीं होना चाहती। तो वो यहाँ पर भी वही बात लिखी है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है ना। मोशन में मतलब जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी से मूव करता रहेगा वो। कब तक, जब तक आप बाहर से कोई नेट फोर्स नहीं लगाएं। मतलब नेट फोर्स, अगर बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ वैल्यू उसकी होनी चाहिए, ज़ीरो वो नहीं होना चाहिए। तो बाहर से अगर आप कोई फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे तब तक ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, या अगर मूव कर रहा है तो अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। तो ये कौन कहता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। थोड़ा और हम इसको देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक बॉक्स दिखाया हुआ है ना, इसको ये पर्सन जो है इस बॉक्स को पुश कर रहा है और आपको पता है इसके ऊपर नेचुरली फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रहा है। तो अगर ये जो पुशिंग वाला फोर्स है, जितना फोर्स वो पर्सन लगा रहा है और नीचे से फ्रिक्शन फोर्स, अगर दोनों बराबर लग रहे हैं तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जैसे अगर हम घर में देखें, हम अलमीरा वगैरह को अगर सरकाने की कोशिश करते हैं, एक जगह से हटाने की कोशिश करते हैं, तो अगर आपसे नहीं हट रही है, इसका मतलब जो फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स फ्रिक्शन भी लगा रहा है। वो ऑब्जेक्ट मूव कब करेगा, जब आप जो फोर्स लगा रहे हैं वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा हो जाए। तो जो फोर्स एक्सटर्नली लगाया जा रहा है, ये नेट फोर्स ज़ीरो का केस दिया हुआ है। जब नेट फोर्स ज़ीरो है तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। हमने नेट फोर्स की कैलकुलेशन की है लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं उसको, जिसको समझ नहीं आ रही। अगर कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स लगेगा, मतलब नेट फोर्स ज़ीरो नहीं है, तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्लियर है। यहाँ पर कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दी हुई है जो मोशन के चैप्टर में भी हमने सीखी थी। पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। पहला, ऑब्जेक्ट जब कैसा है, रेस्ट पे, तो अगर ऑब्जेक्ट बेटा रेस्ट पे है तब पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेंगे। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ऑब्वियसली उसकी पोजीशन तो चेंज हो नहीं रही, वो वहीं पे है। तो हमने किसी भी टाइम पे देखा उसकी पोजीशन सेम ही आ रही है। तो कैसे बनेगा कि जो हमारी ग्राफ बनेगा वो पैरेलल टू क्या बनेगा, टाइम वाली एक्सिस, दैट इज़ एक्स एक्सिस के पैरेलल बनेगा। और वेलोसिटी भी चेंज नहीं हो रही तो वो वाला भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। अब हम देखेंगे अगर ऑब्जेक्ट कैसा मूव कर रहा है, मतलब मूव कर रहा है बट विथ सम वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। टाइम चेंज हो रहा है, मान लो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइम ड्रॉ कर लूँ, 5, 10, 15, है ना, हमने 3 टाइम ले लिए, और वेलोसिटी उसकी सेम है ना, सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो पोजीशन तो ऑब्वियसली चेंज होगी। ऐसा तो नहीं है वो रुका हुआ है। मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। अब 20 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कोई कार चल रही है, कोई पर्सन चल रहा है, कोई बस चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो वो मूव तो कर रहा है, वो अपनी जगह पे तो नहीं है, उसकी पोजीशन तो चेंज होगी विद टाइम। ठीक है, तो मान लो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पहले 5 मिनट में
है ना, उसने कुछ भी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो यहाँ पे मैं पोजीशन भी लगा देती हूँ। यहाँ पे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है ना ये पोजीशन, तो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल किया तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ग्राफ यहाँ बनेगा। 10 मिनट पे यहाँ पहुँच गया वो, 15 मिनट में वो यहाँ पहुँच गया, तो कैसा स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। और नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं हो रही, सेम है 20 किलोमीटर पर आवर, तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस ही बनेगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ हो, दोनों ही बनेंगे पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में वेलोसिटी तो सेम है, तो इसीलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही बनेगा एक लाइन, और पोजीशन टाइम ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, क्योंकि पोजीशन तो चेंज हो रहा है विद द टाइम, क्योंकि वेलोसिटी सेम है, बट ऐसा नहीं है कि वो रुका हुआ नहीं है वेलोसिटी। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। पहला है, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, इज़ देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। अब ध्यान से सुनो, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। अब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बेटा कब चेंज होती है, जब या तो आप स्पीड बढ़ाओ, मतलब कैसे भी करके एक्सटर्नली फोर्स लगना चाहिए, कोई ना कोई उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, तभी वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा पाएगा, अदरवाइज़ वो उसी वेलोसिटी में चलता रहेगा। तो क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, इज़ देयर अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट। क्या उसके ऊपर कोई नेट फोर्स काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली नहीं कर रहा। नेट फोर्स काम करता तो उसकी स्पीड कम होती या ज़्यादा होती, कुछ तो चेंज आता उसकी वेलोसिटी में, है ना। तो क्या होएगा आंसर, नो, देयर इज़ नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन द जो भी है ऑब्जेक्ट, बस कार जो भी है। अब कुछ एक्सप्लेनेशन भी दिए कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर उसके ऊपर नेट फोर्स काम नहीं कर रहा, नेट फोर्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये आपकी बुक के पॉज एंड पॉन्डर के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज नो नेट फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन इज आर पॉसिबल, कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। पहला दे रखा है ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट, तो अगर कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही रहेगा, अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा। और ऑब्जेक्ट कीप मूविंग विद वेलोसिटी विद कांस्टेंट वेलोसिटी इफ़ ऑलरेडी मूविंग, तो वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा अगर वो मूव कर रहा है तो। थर्ड है ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव करता रहेगा। तो थर्ड जो हमारा लाइन है वो गलत है, और बाकी के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है पॉज एंड बॉन्डर का। क्वेश्चन नंबर 5, इन द रियल वर्ल्ड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड अ सिचुएशन वेयर नो फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। कह रहे रियल वर्ल्ड में ऐसी सिचुएशन मिलना मुश्किल है जहाँ पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा ऑब्जेक्ट पे, तो ऑब्वियसली क्योंकि कोई ना कोई फोर्स एक्ट करता ही रहता है, जैसे कभी ग्रेविटेशनल, अभी फ्रिक्शन, ये फोर्सेस तो दो नॉर्मल है जो नेचर के ही फोर्सेस हैं, वो तो कोई भी चीज़ रखी है उस पर काम कर ही रहे हैं। बट बाय अप्लाइंग एडिशनल फोर्सेस अ कंडीशन कैन बी अचीव्ड वेयर द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ 0, वेयर द नेट फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज़ 0, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। कह रहा है कि एक्सटर्नली फोर्स लगाकर हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे कोई नेट फोर्स ना लगे, तो ऑब्वियसली हम उतना ही फोर्स लगा दें जितना फोर्स फ्रिक्शन लगा रहा है या जितना फोर्स ग्रेविटेशन लगा रहा है उनके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यस, ये पॉसिबल है। तो देखो, इन रियल लाइफ forces like friction, gravity, air resistance always present, so it's hard to have a zero force, ये possible ही नहीं है कोई zero force लग पाए। However we balance forces so that net force becomes 0, तो आप बैलेंस कर सकते हो फोर्सेस को ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। देखो एग्जाम्पल दिया, एक बुक है वो टेबल पे रखी है, ग्रेविटी उसको नीचे की साइड खींच रही है, नॉर्मल फोर्स फ्रॉम द टेबल, और टेबल एक फोर्स लगा रही है जो उसको ऊपर की साइड पुश कर रहा है। मान लो ये बुक है, ये टेबल पे रखी है, जैसे मैंने पीछे बताया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींचा है और टेबल एक फोर्स लगा रही है जो बुक को ऊपर की साइड खींच रही है, तो बुक वहीं पे रखी रहती है। ठीक है, मतलब वो कहीं जा नहीं रही। एक और एग्जांपल दिया हुआ है, कार मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ स्ट्रेट रोड, एक कार है वो किसी कांस्टेंट स्पीड पे स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है। इमेजिन इंजन फोर्स फॉरवर्ड, इंजन क्या कर रहा है, कार को आगे की साइड लगा मतलब लेके जा रहा है, और उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है और एयर रेजिस्टेंस भी उसको बैकवर्ड ले जा रहा है। तो हम ऐसी कंडीशंस, और फिर वो गाड़ी नहीं चलेगी।
ऐसे बहुत बार होता है, तो ऐसी कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट पे नो नेट फोर्स लगे। ठीक है, अब इस वीडियो में हमने सिर्फ इनर्शिया, फ्रिक्शन और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विच इज़ रिलेटेड टू द इनर्शिया वो हमने पढ़ा है। दिस इज़ इनफ फ्रॉम टुडेज़ वीडियो। आगे हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को। आई होप आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हैव अ ग्रेट डे हैड। बाय बाय, थैंक यू।